हेलो एवरीवन। तो आज विंटेज कॉफी के मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल हो गया है। तो इस कॉन कॉल के क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स रहे उनको एक बार हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीक में इस कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए थे एंड रिजल्ट के बाद में मार्केट ने इसको थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया था बिकॉज़ क्यू बेसिस पे थोड़ा यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो एक बार देखते हैं मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या क्लैरिटी दी है अपने रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, रेवेन्यू यहाँ पे क्यों डिक्लाइन किया है एंड साथ में ही अपकमिंग ईयर्स के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का प्लान यहाँ पे बताया है। तो उसको एक बार अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड लास्टली इस कंपनी हम लोग यहाँ पे एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे FY 27 और FY 28 के पर्सपेक्टिव से। तो ठीक है, डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली तो ये पॉइंट पूछते हैं, मतलब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका जो जो नई कैपेसिटी ऐड हुई है 4500 एमटीपी की, उस पे क्या स्टेटस है? क्या वो नई कैपेसिटी यहाँ पे फुली यूटिलाइज हुई है क्वार्टर 1 के अंदर या फिर नहीं हुई है? बिकॉज़ रेवेन्यू तो यहाँ पे डिक्लाइन किया है और आपका जो क्वार्टर 4 के अंदर जो रेवेन्यू आया था, जो आपकी पुरानी कैपेसिटी थी 6500 एमटीपी की, उसी से 160 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू यहाँ पे रियलाइज हुआ था। तो आपका क्यू बेसिस पे रेवेन्यू यहाँ पे डिक्लाइन किया है, तो मतलब आपका मे बी डाउट यहाँ पे यही निकल के आता है कि आपका कैपेसिटी यहाँ पे मे बी 100% यूटिलाइज शायद नहीं हुआ होगा। तो मैनेजमेंट का आंसर था कि हमने जो नई कैपेसिटी है उसको भी यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज किया है। हाँ, हमारा एक जो एनुअल मेंटेनेंस का काम था लगभग 15-16 दिन के आसपास का, उसके बजाय बाकी का हमने हमारी पुरानी जो कैपेसिटी है उसको भी यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज किया, मतलब फुल्ली यूटिलाइज किया है। एंड साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बताया है हमारा जो प्रोडक्शन रहा टोटल यू कैन से 2400 मेट्रिक टन का आसपास का प्रोडक्शन रहा है मतलब क्वार्टर 1 FY 27 के अंदर। एंड जो हमने जो सेल किया है, जो टोटल बेचा है माल, लगभग 1856 मेट्रिक टन यहाँ पे माल बेचा है। तो यहाँ पे साफ-साफ पता लग रहा है कि आपने कैपेसिटी यूटिलाइज तो अच्छे से करी है, मतलब आपका प्रोडक्शन 2400 मेट्रिक टन का हुआ है, बट आपकी जो सेल्स हुई है वो केवल 1856 मेट्रिक टन के अकॉर्डिंग हुई है। इसीलिए इनका क्यू बेसिस पे रेवेन्यू उतना अच्छा ग्रोथ नहीं किया है। और जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका रेवेन्यू ग्रोथ क्यों नहीं किया है, तो मैनेजमेंट का आंसर था कि हमारा जो क्वार्टर 1 होता है थोड़ा लीन क्वार्टर होता है। तो लास्ट के 2-3 साल से आप यदि आप ट्रेंड देख पा रहे होंगे कि हमारा जो क्वार्टर 1 के अंदर जो रेवेन्यू आता है वो क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में कौन से थोड़ा स्टेगनेंट से दिखाई पड़ता है, हल्का-फुल्का डिक्लाइन के आसपास ही दिखाई पड़ता है। एंड ये रीजन है थोड़ा लीन क्वार्टर होने की वजह से ऑल्दो हमारा यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन किया है। ऑल्दो कैपेसिटी उन लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज करी है। तो अब पूछा गया कि जो आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया उसका क्या होगा? उनका कहना है कि क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के अंदर उसको हम लोग सेल आउट कर देंगे। वहाँ पे हमारा रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। तो ये उन्होंने बात करी अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से और क्यू बेसिस पे रेवेन्यू डिक्लाइन होने के पर्सपेक्टिव से। तो ये क्लैरिटी हमें यहाँ पे मिल गई है। ये अपकमिंग जो हम लोग एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से, तो हमें ये कंसीडर करना है कि आपका जो क्वार्टर 1 होगा वो थोड़ा लीन क्वार्टर होगा और क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में ऐसा कोई बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। काइंड ऑफ स्टैग्नेंट काइंड ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में। जी, अच्छी बात है। अब इनसे पूछा गया कि आपका एबिटा मार्जिन पे क्या स्टेटस है, बिकॉज़ क्वार्टर 1 के रिजल्ट के अंदर इनके एबिटा मार्जिन थोड़े बड़े हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया करंटली हमारा एबिटा मार्जिन 19.5% के आसपास का आया है। एंड जैसे ही हमारा जो 4500 एमटीपी की कैपेसिटी को हम लोग आगे जाके अच्छे से यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे एबिटा मार्जिन लगभग 50 बेसिस पॉइंट से लगभग 1% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। रीजन मीन आपको तो पता ही है, तो 4500 एमटीपी की जो फैसिलिटी ऐड करी थी वो एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन था, मतलब यहाँ पे कोई ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन नहीं था। लगभग 45 करोड़ रुपीस के आसपास का कैपेक्स हुआ था। तो डेफिनेटली जब आपका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है तो आपका अच्छा खासा यदि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा तो आपके यहाँ पे एबिटा मार्जिन डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे बात हुई है। एंड साथ में जब इनसे पूछा गया कि यार आपका जो एबिटा पर केजी है वो कितना है, तो इनका आंसर था 160 रुपीस पर केजी हमारा एबिटा पर केजी है। अब यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन है कि आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो बड़े मार्केट के अंदर जो कंपटीटर्स हैं, सीसीएल प्रोडक्ट की बात कर लो, तो वहां पे एबिटा पर केजी आपका 130 रुपीस के आसपास बनता है, बट आपका इतना ज्यादा क्यों बना है? मतलब ऐसा क्या किया आपने कि आपका जो एबिटा पर केजी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रियलाइज हुआ है? तो मैनेजमेंट ने हमें 2-3 आंसर देने की कोशिश करी है। फर्स्ट तो इनका कहना है कि हमारा जो डीलिंग होता है, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर ब्रांड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, मोर देन 90% रेवेन्यू हमारा लगभग कंज्यूमर ब्रांड से डायरेक्ट डील करने से आता है। बीच में हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर चैनल नहीं होता है, जो हमारा लगभग 2-3-4% का मार्जिन खाए। एंड साथ में लेसर देन 10% का रेवेन्यू हमारा बीच के डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर चैनल के थ्रू होता है। तो फर्स्ट तो उनका आंसर ये था। सेकंड इनका कहते हैं कि हमारा जो जियोग्राफी मिक्स है, वो यू कैन से थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी अच्छे से डिस्कस किया था जियोग्राफी मिक्स के बारे में, कि ऐसे कोई बड़ी डिपेंडेंसी सिंगल जियोग्राफी मिक्स में यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है। थर्ड इनका कहना था कि हमारा जो रेवेन्यू आता है, आज से लगभग 2-3 साल पहले हम लोग जब एक्सपोर्ट करते थे, तो हमारा जो कंज्यूमर पैक हुआ करता था ना, सपोज करो किसी कंज्यूमर ब्रांड को आप अपना माल दे रहे हो, तो या तो बोरे भर के दे दो आप, या फिर 1-1 केजी 2-2 केजी 3-3 केजी के कंज्यूमर पैक के अंदर आप दे दो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि आप बोरे भर को दोगे तो आपका फिर एबिटा मार्जिन कम आएगा, और आप यदि कंज्यूमर पैक के अंदर दोगे तो आपका एबिटा मार्जिन बेटर रियलाइज होगा। और इन लोगों ने इन लोगों ने ये भी बताया कि इनका जो कंज्यूमर पैक का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू के अंदर, वो टोटल लगभग 55% के आसपास में है। आज से लगभग 2 साल के पहले ये लगभग 30 से 35% के आसपास हुआ करता था। और आपने देखा ही है लास्ट के लगभग 2 साल के अंदर इनके एबिटा मार्जिन यहाँ पे थोड़ा एक्सपांड ही करे हैं। उसके पीछे रीजन यही है, यदि आप कंज्यूमर पैक के अंदर पैकिंग करके दोगे, 1 केजी के अंदर, 2 केजी के अंदर, 3 केजी के अंदर पैकिंग करके दोगे, मतलब ब्रांड के लिए आपने क्या किया, कंज्यूमर ब्रांड के लिए आपने क्या किया, थोड़ा
यू कैन से ईज ऑफ बिजनेस बना दिया, मतलब उनको वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपने करके ही दे दिया। दिस इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो यदि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज दोगे तो डेफिनेटली आपके EBITDA मार्जिन यहाँ पे थोड़े इंप्रूव ही होंगे। तो ये काइंड ऑफ रीजन दिया मैनेजमेंट ने, लाइक यहाँ पे एक बेटर EBITDA मार्जिन रियलाइज होने का इन द कंपैरिजन ऑफ आपके लार्जेस्ट प्लेयर के लिए जो सीसीएल प्रोडक्ट्स है, राइट। ऑल्दो नाम यहाँ पे यूज नहीं हुआ, बट वहाँ पे पीएस कंपैरिजन यूज वर्ड यूज हो रहे थे, तो वो डेफिनेटली सीसीएल प्रोडक्ट में यहाँ पे इंडिकेशन जा रहा था एनालिस्ट लोगों की तरफ से। अब बात करते हैं ऑर्डर विजिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक हमारे पास FY27 के लिए हमारी जितनी कैपेसिटी है 11,000 एमटीपी की, उसके लिए सफिशिएंट हमारे पास ऑर्डर है। हम लोग अच्छे से यहाँ पे लाइक हमारी कैपेसिटी को मोर देन 95% यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए सफिशिएंट ऑर्डर है। एंड FY28 के पर्सपेक्टिव से भी जैसे हमने डिस्कस किया था ना, लाइक इनकी लाइक आपका जो नई कैपेसिटी आ रही है फ्रीज डेड कॉफी वाली, ऑल्दो पहले ये लोग बोलते थे Q4 FY27 के अंदर वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, बट उसकी नई गाइडेंस इन लोगों ने जो लास्ट कॉल के अंदर दी थी, लाइक Q1 FY28 का दिया था। तो उनका कहना है कि हमारी जो नई टाइमलाइंस है, लाइक Q1 FY28 के अंदर वो लाइक यू कैन से हमारा ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा और फुल्ली कमर्शियल प्रोडक्शन हमारा Q2 FY28 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, ये भी लाइक चलो इन लोगों ने क्लैरिटी दे दी है। और हाँ, जो नई कैपेसिटी हमारी आ रही है फ्रीज कॉफी वाली, जो प्रीमियम कॉफी है, उसके लिए भी हमारे पास हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर से और नए कस्टमर से लेटर ऑफ इंटेंट है। लो कैपेसिटी यू कैन से हमारा लगभग 60-70% यूटिलाइज करने के पर्सपेक्टिव हमारे पास में अभी भी वर्चुअल ऑर्डर्स हैं, मतलब ऐसे उसके लिए भी कोई डिमांड की दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं, इनका कहना है कि लाइक यार जो हमारी नई कैपेसिटी है उससे ऑब्वियसली हमारे बेटर EBITDA मार्जिन्स बनेंगे, और जो नई कैपेसिटी आ रही है आपकी 5500 एमटीपी की, जो नेक्स्ट ईयर लाइक यू कैन से Q2 FY28 में लाइव होगी, उस पे 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा इनको। इनका कहना क्या है कि जो हमारी जो फ्रीज डेड कॉफी है, जो आपका प्रीमियम कॉफी वाला प्रोडक्ट है, उसका रियलाइजेशन 30% ज्यादा होता है जो हमारी नॉर्मल कॉफी होती है, जो आपकी यू कैन से स्पिरिट कॉफी है या फिर एग्लोमरेटेड कॉफी या फिर आपकी चिकोरी कॉफी है, उन सबसे आपका 1 पॉइंट मतलब 30% ज्यादा रेवेन्यू रियलाइज होता है। मतलब जो 5500 एमटीपी की आपकी कैपेसिटी है फ्रीज डेड कॉफी वाली, वो इक्विवेलेंट किसके है, लगभग लगभग 7200 एमटीपी ऑफ एग्जिस्टिंग कॉफी प्रोडक्ट्स जो विंटेज कॉफी के हैं। मतलब रेवेन्यू के टर्म में आपका 70 मतलब 65 से 70% का यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब 11,000 एमटीपी से जा तो आप रहे हो, आपका 5,500 एमटीपी पड़ रहा है, बट कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से आपका कितना ग्रोथ हो रहा है, 50% का। बट रेवेन्यू रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपका ग्रोथ कितना पोटेंशियल पॉसिबल है, 65% के आसपास में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखना, इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे आप अभी आगे जाके कि कितना रेवेन्यू रियलाइज हो सकता है FY28 के अंदर, उसमें इसको पॉइंट को कंसिडर करेंगे। सेकंड पॉइंट इनका क्या था कि हमारी जो नई कैपेसिटी है फ्रीज ड्राइड वाली कॉफी वाली, उसका हम लोग FY28 के अंदर यू कैन से 5500 एमटीपी में से लगभग 2500 एमटीपी यूज कर पाएंगे, बिकॉज आपका वो कमर्शियल प्रोडक्शन ही आपका यू कैन से Q2 FY28 में स्टार्ट होगा, मे बी जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर, तो किसी भी महीने के अंदर हो सकता है। तो डेफिनेटली आप पूरा तो यूज नहीं कर पाओगे, मतलब 50-60% या 60% के आसपास यूटिलाइज कर पाओगे, तो उसके बेसिस पे इन्होंने अपना नंबर दिया है। अब देखो यार, एंड साथ में लोगों ने EBITDA मार्जिन के बारे में बात करी है। इनका जो फ्रीज डेड कॉफी वाला जो प्लांट होगा, उसका जो रेवेन्यू का जो EBITDA मार्जिन होगा, लगभग यू कैन से 23-24% का, मतलब बेटर EBITDA मार्जिन होंगे जो हमारे ओवरऑल EBITDA मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं 22-23-24% के आसपास में। मतलब वहां पे एक बेटर अच्छा खासा रेवेन्यू रियलाइजेशन भी है, बेटर EBITDA मार्जिन का रियलाइजेशन भी है, जो आपके ओवरऑल बिजनेस के EBITDA मार्जिन को एक्सपांड कर देगा। मतलब मे बी 20-21% का आसपास का आपका EBITDA मार्जिन आ सकता है FY27 के अंदर, और इसमें भी इंक्रीज हो सकता है 1%, 2%, 3% के आसपास में FY28 के अंदर। ये मैनेजमेंट का साफ-साफ बोलना है। और जो उसका EBITDA पर केजी होगा, करंट जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे 30% ज्यादा होगा। अभी करंटली 160 रुपीज पर केजी का EBITDA इनका रियलाइजेशन हो रहा है। इसमें 30% जोड़ता हूं तो आपका लगभग कितना बनेगा, 50 रुपए और जोड़ो, लगभग 210 रुपए पर केजी के आसपास इनका EBITDA पर केजी बनेगा। डेफिनेटली यदि आपका रेवेन्यू भी 30% ज्यादा है तो आपका EBITDA भी 30% ज्यादा बनेगा, और एक बेटर रिटर्न से EBITDA मार्जिन के साथ बनेगा, जो मैनेजमेंट यहाँ पे गाइड किया। तो ओवरऑल मीनिंग क्या है कि FY28 के अंदर इनका धंधा तो ग्रोथ करेगा अच्छे से, बट इनका EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव होगा FY28 के अंदर। चलो ये हमने बात करी है। एंड साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो फ्रीज डेड कॉफी वाला जो हमारा प्रोजेक्ट 2 है, इनके 2 प्रोजेक्ट थे जो हमने पुरानी कॉन कॉल्स के अंदर भी पहले डिस्कस करे हैं कि फ्रीज डेड कॉफी के इनके 2 प्रोजेक्ट हैं। 5500 एमटीपी का तो FY28 के Q1 Q2 में लाइव हो जाएगा। इसका जो पार्ट 2 है, वो भी आई थिंक 5500 एमटीपी के आसपास का है, वो मे बी FY29 में लाइव होगा। तो उस पे ऐसे सभी कोई स्टेटस नहीं दिया मैनेजमेंट ने, बट हाँ ये चीज कंफर्म करी एनालिस्ट लोगों ने कि यार वो पार्ट 2 को लाइव करने के लिए क्या आप एक्स्ट्रा अपना कुछ पैसा रेज करोगे डेट से, बिकॉज इन्होंने इनका कहना है कि इन लोगों ने लगभग जो 400 करोड़ रुपए डेट से रेज करे हैं अपने इस प्लांट को लाइव करने के लिए फ्रीज डेड कॉफी वाले को, जो अगले साल आ रहा है आपके Q1 FY28 के अंदर। तो मतलब आपको तो पता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, 400 करोड़ रुपीस का जो यहाँ पे डेट लिया गया, वो किसी यूरोप के किसी मतलब उसमें से 300 करोड़ रुपए किसी यूरोप के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगभग 4 से 5% के आसपास में है, और लाइक करेंसी की हेजिंग कॉस्ट लगभग युगन से 1 से 2% के आसपास में है। मतलब ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे लगभग 6 to 7% के आसपास में है। तो इनसे पूछा गया कि आपका जो पार्ट 2 लाइव होगा FY29 के अंदर, क्या उसके लिए फिर से नया डेट लोगे? तो मैनेजमेंट ने साफ-साफ क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने बोला है
कि FY27 से हमारा यू कैन से सीएफओ पॉजिटिव बनेगा, मतलब हमारा कैश जनरेट होगा और FY28 के अंदर हमारा कैश जनरेट होगा। उसको यूटिलाइज करेंगे, जो हमारा पार्ट 2 होगा फ्रिज कॉफी वाला, प्रीमियम कॉफी वाला जो हमारा पार्ट 2 होगा, उस प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए जो नेक्स्ट 2 साल के अंदर जो कैश जनरेट होगा हमारे बिजनेस ऑपरेशन से, उसको यूटिलाइज करके हम लोग वहां पे हमारा जो पार्ट 2 है उसको लाइव कर देंगे। हाँ, इन लोगों ने एक अपना थ्रेशोल्ड बताया कि हमारा जो डेट लेवल होगा मैक्सिमम 450 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब ऐसे कंपनीज, मतलब जो खुद के बिजनेस से कैश जनरेट करती हैं और उसी को फिर रीडिप्लॉय करती है अपने कैपेक्स के रूप में। वहां पे मेरे को मतलब एक बेटर कन्विक्शन आता है वैसे धंधों पे। बिकॉज़ जो कंपनी खुद से कैश जनरेट कर रही है, उसी को फिर बेटर यू कैन से नए नए कैपेक्स में डाल रही है और उसे फिर नया रेवेन्यू जनरेट करेगी, ग्रोथ दिखाएगी, दैट इज़ इट। आपने एक ऑटोमेटिक कैश जनरेशन का इंजन बना लिया। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो ये चीज़ इन लोगों ने बताई है। अब बात करते हैं इनके लाइक वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में। तो वही आई थिंक 120 डेज के आसपास का इनके मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारा 120 डेज के आसपास का वर्किंग कैपिटल डेज रहेगा। ठीक है, और उनका पुराना वही सिमिलर काइंड ऑफ चलता रहा है, उसमें ऐसे कोई डिफरेंस एज नहीं है। सीएफओ की बात हमने वैसे कर ली है, पॉजिटिव सीएफओ के बारे में। ठीक है, आई थिंक मेजॉरिटी पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब जब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं यार, फिर FY27 के लिए मैनेजमेंट ने रेवेन्यू के नंबर पे क्या गाइडेंस दिया है? तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग यहाँ पे गाइडेंस नहीं दे सकते बिकॉज़ कॉफी का जो रॉ मटेरियल है, आपका कॉफी बीन्स है, उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मैनेजमेंट से पूछा गया यदि कॉफी बीन्स के प्राइसेस जो आज के टाइम पे जो प्राइसेस चल रहे हैं, यदि वो सेम रहें, उसके बेसिस पे आपका कितना रेवेन्यू यहाँ पे बन सकता है FY27 के अंदर। तो मैनेजमेंट का कहना है कि यदि हम लोग हमारी जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको यदि हम लोग 95% यूटिलाइज करें, मतलब आपका देखो ना क्वार्टर 1 के अंदर 1856 मेट्रिक टन यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, मतलब सेल्स हुआ है, बाकी का प्रोड्यूस हुआ है। अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर यदि आपका लेट्स सपोज करो 2400-2500 मेट्रिक टन यहाँ पे सपोज करो प्रोड्यूस होकर सेल्स होता है, तो उसके बेसिस पे क्या रेवेन्यू पोटेंशियल बन सकता है आपका FY27 का। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा लाइक लगभग 850 से 900 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू रियलाइज हो सकता है यदि करंट प्राइसेस पे आपके कॉफी बीन्स रहा, उस वाले केस की बात करें। हाँ, यदि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कॉफी बीन्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हमारा एक बेटर रेवेन्यू नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। FY26 का नंबर कितना था रेवेन्यू का? 550 करोड़ रुपीस का। यदि 850 करोड़ रुपीस के आसपास का, 900 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू नंबर ये लोग अचीव करते हैं, तो वही 55% के आसपास की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है FY27 के अंदर। हम लोग अब एक बार कोशिश करते हैं यार कि FY28 के अंदर ये कंपनी यहाँ पे किस तरह से अपना कितना रेवेन्यू यहाँ पे रियलाइज करा सकती है। तो देखो यार क्वार्टर 1 के अंदर इनका एसएच 2500 मेट्रिक टन के अकॉर्डिंग इनका नंबर सेल्स नहीं हुआ है, 1856 के अकॉर्डिंग हुआ है। तो यदि इनका फुल पोटेंशियल हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करें, यदि सपोज करो यदि फुल्ली कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है एक्जिस्टिंग कैपेसिटी और यदि उससे फुली रेवेन्यू ड्राइव होता है, तो वो निकल के आता है लगभग वही 950 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पे निकल के आता है। जो इनका नया कैपेसिटी आएगा FY28 के अंदर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर फ्रिज डेड वाली कॉफी वाला, उसका रेवेन्यू का पोटेंशियल कितना है? 70% मतलब 65% 60 से 65% ऑफ एक्जिस्टिंग रेवेन्यू पोटेंशियल। एक्जिस्टिंग रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है? लगभग 950 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इसका यदि मैं 60 से 65% लेता हूं, तो आपकी नई कैपेसिटी का रेवेन्यू पोटेंशियल बनता है लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का। और जो 600 साढ़े 600 करोड़ रुपीस का नया पोटेंशियल बन रहा है, उसका कितना ये लोग यू कैन से FY28 में सेल कर पाएंगे? उसका लगभग वही इन्होंने बताया ना 5500 एमटीपी का हम लोग केवल 2500 एमटीपी ही यू कैन से यूटिलाइज कर पाएंगे FY28 में। मतलब 600 करोड़ रुपीस का 55% निकाल दो, तो 600 करोड़ रुपीस का 55% होता है आपका लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब FY28 के अंदर कितना रेवेन्यू कर सकते हैं? 950 करोड़ तो इनका एक्जिस्टिंग कैपेसिटी का ऑप्टिमम रेवेन्यू पोटेंशियल है। 350 करोड़ रुपीस इनका फ्रिज रेट वाली कॉफी वाला ऐड कर दो, तो टोटल ऐड करने पे कितना हुआ? 950 प्लस 350 आपका बनता है लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू पोटेंशियल। हाँ, FY29 में कितना हो सकता है? वो भी उस केस के अंदर जब इनका फ्रिज डेड कॉफी का जो प्रोजेक्ट पार्ट 2 है ना, यदि वो लाइव नहीं होता, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो बाकी का रेवेन्यू जो बचता है 250 करोड़ रुपीस का या फिर 300 करोड़ रुपीस का, वो में भी FY29 में ऐड हो सकता है, मतलब 1300 प्लस 300 1600 करोड़ रुपए के आसपास में। ये सारी कैलकुलेशन जो एक्जिस्टिंग जो प्राइसेस चल रही है कॉफी बीन्स की, उसके लिए एप्लीकेबल है। यदि कॉफी बीन्स के प्राइसेस और बढ़ जाते हैं, तो रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। यदि कॉफी बीन्स के प्राइसेस घट जाते हैं, तो फिर रेवेन्यू नीचे आ सकता है। तो ये चीज बिल्कुल आप दिमाग में रखना। तो मैंने यहाँ पे लाइक जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी उसको थोड़ा नंबर्स में कन्वर्ट करके आपके साथ में यहाँ पे बताने की कोशिश करिए कि FY27 का ऑल्दो वो तो ठीक है मैनेजमेंट नहीं बोलते एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या रहेगा, बट यहाँ पे FY28 का रेवेन्यू पोटेंशियल क्या हो सकता है, FY29 का रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होता है, प्रोजेक्ट पार्ट 2 स्टार्ट नहीं हुआ उस केस के अंदर। यदि इनका प्रोजेक्ट 2 का मतलब प्रोजेक्ट जो पार्ट 2 प्रोजेक्ट है फ्रिज कॉफी वाला, यदि वो स्टार्ट हो गया तो फिर FY29 का रेवेन्यू यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। बट उसकी बातें अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज उस पर भी क्लैरिटी नहीं आई मैनेजमेंट तरफ से कि यार वो प्रोजेक्ट 2 जो होगा अपना वो कब लाइव होगा, कितना रेवेन्यू पोटेंशियल होगा, उस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है ये मैनेजमेंट से। तो हम लोग अभी नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए स्टिक करेंगे, FY27 और FY28 के लिए स्टिक करेंगे और इन दोनों इयर्स के पर्सपेक्टिव से ही मैं इस कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। यदि रिस्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो यार रिस्क तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट ने जो चीजें बोली है यदि वो नहीं हुई तो लाइक आपका सपोज करो जो इनके पास डिमांड का इन लोगों ने आउटलुक अच्छा बताया, यदि वो डिमांड नहीं आई तो वो भी रिस्क है।
सपोज करो इनका जो प्लांट के अंदर कोई आग वाग लग गई, प्लांट बंद हो गया कुछ महीनों के लिए, तो वो भी रिस्क है। थर्ड सपोज करो लाइक इनका जो नया प्लांट आने वाला है क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 एफए 28 के अंदर, यदि वो नहीं आया उस टाइम पे लाइव नहीं हुआ, वो भी रिस्क है। तो रिस्क के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे रिस्क यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। वो आपको हमेशा अपने दिमाग में चीज को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट जो एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस में दिया है, वो एग्जीक्यूशन फुलफिल होना चाहिए। तो वैसे यदि एग्जीक्यूशन फुलफिल हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिस्क ही रिस्क है। तो ये चीज आप बिल्कुल अपने थॉट प्रोसेस में दिमाग में लेके चलना। अब बात करते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस पर्सपेक्टिव से। तो देखो यार एफआई 26 का रेवेन्यू था 550 करोड़ रुपए के आसपास का। एफआई 28 का एफआई 27 का रेवेन्यू कितना बन सकता है? वही लगभग 850 से 900 करोड़ रुपए के आसपास का। एबिटा मार्जिन ऑल्दो मैनेजमेंट ने 20-21% के आसपास का थोड़ा इंडिकेशन दिया, बट 20% कंजर्वेटिवली यहाँ पे मान लेता हूँ। तो आपका एब्सोल्यूट एबिटा कितना बनेगा? 20% के बेसिस पे लगभग बनेगा आपका आई थिंक 170 से 175 करोड़ रुपए के आसपास में। अदर इनकम वही इनकी लगभग 7-8 करोड़ रुपए के आसपास की आती है। इंटरेस्ट कॉस्ट यदि मैं जो इनका क्वार्टरली बेसिस पे अभी चल रहा है, उसके बेसिस पे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बन सकता है 8 से 10 करोड़ रुपए के आसपास का। डेप्रिसिएशन कॉस्ट इनका क्वार्टरली 3 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो बन सकता है लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इनका एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है, यदि मैं इनका ड्राइव करने की कोशिश करूँ, वो बनेगा आपका लगभग 155 से 160 करोड़ रुपए के आसपास में। अभी ये लोग फुल टैक्स स्लैब रेट के अंदर आने लगे हैं, 25% का टैक्स बिल्कुल पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वाजिब टैक्स पे करते हैं। तो इनका पैट कितना बनेगा? 155 से 160 करोड़ रुपीस का, यदि मैं सपोज करो आपका 75% ड्राइव करना चाहूँ, तो आपका पैट बनेगा लगभग 115 करोड़ रुपए के आसपास में। प्लस माइनस 4-5 करोड़ रुपए आप देख लो, एक रेंज बना सकते हो, 110 से 115, 117 करोड़ रुपए के आसपास की रेंज बना सकते हो। इसके आसपास इनका प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है एफआई 27 का। करंटली इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? लगभग 2200 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो 2200 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप के अंदर यदि मैं इनका एक्सपेक्टेड पैट अमाउंट का डिवाइड करता हूं, तो इनका फॉरवर्ड पी कितना आएगा? वो आएगा लगभग 19 के आसपास, मतलब 2200 करोड़ बटा 115 लगभग 19 के आसपास का इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है। धंधे ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है एफआई 27 के अंदर? 550 करोड़ से 850 करोड़ पे जाओगे तो आपका लगभग 55-60% के आसपास धंधा ग्रोथ कर जाएगा ना यार। तो आपका फॉरवर्ड बैक बनता है आई थिंक 0.4 के आसपास में, 0.35 से 0.4 के आसपास में। तो यहाँ पे एसेस वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से लाइक मेरे को यहाँ पे एसेस काफी कंफर्ट आ रहा है, मतलब ऐसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बट हमें एफआई 27 के पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखना है, एफआई 28 के पर्सपेक्टिव से भी देखना है यार। तो एफआई 28 के धंधे की ग्रोथ रेट कितनी है? 900 करोड़ से आप जब आप जाओगे 1250 करोड़ रुपए के आसपास में, तो आपका धंधा ग्रो करेगा लगभग 40% के आसपास में। मतलब ये तो कंफर्म है यार, एफआई 28 का जो बिजनेस का ग्रोथ रेट होगा, वो एफआई 27 का जो बिजनेस का ग्रोथ रेट था वैसा नहीं होगा। ये चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, बिकॉज एफआई 28 में जो लोगों ने गाइडेंस दिया नहीं कैपेसिटी आने का, उसका 50-55% यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इनको 6-7 महीने मिलेंगे यूटिलाइज करने के लिए। तो वो चीज आपको कंसिडर करके चलनी कि इनका एफआई 28 के अंदर जो धंधे की ग्रोथ रेट होगी वो 55-60% नहीं होगी, जो इन लोगों ने एफआई 7 के अंदर डिलीवर करेंगे वैसा नहीं होगा। मे बी इनका धंधा का ग्रोथ रेट हो सकता है 40 से 50% के आसपास में। तो वो चीज आप देखना। तो यदि उसके पर्सपेक्टिव से मैं देखने की कोशिश करूं, यदि सपोज एक्सपेक्टेड पैट अमाउंट निकालने की कोशिश करूं, आज के डेट में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस चल रहे हैं उसके बेसिस पे, तो कितना हो सकता है? तो वो इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो यार, इनका रेवेन्यू पोटेंशियल भाई लगभग 1250 करोड़ रुपीस हम लोग लेके चलते हैं, मतलब 1200 से 1300 करोड़ रुपीस के रेंज लेके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एबिटा मार्जिन का भी एक थोड़ा ले लेते हैं, लगभग नंबर 21-22% के आसपास में। उनका एब्सोल्यूट एबिटा बन सकता है लगभग आपका, यू कैन से जो मैंने कैलकुलेट किया है, आपका एब्सोल्यूट एबिटा बन सकता है 270 से 280 करोड़ रुपीस के आसपास का, मतलब प्लस माइनस 5-10 करोड़ रुपए रेंज बाउंड यहाँ पे लेके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर तो कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता है आज से 2 साल बाद के, राइट। मैं तो कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ वो नंबर को ड्राइव करने के लिए, बिकॉज हमें क्लैरिटी मिले कि एफआई 28 में कितना प्रॉफिट बनने का पोटेंशियल है, वो जरूरी है। तो अब देखो अदर इनकम वही 8-10 करोड़ रुपए की मैंने ली है, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ जाएगी, वही इनका जो डेट आएगा, डेट का इंटरेस्ट रीपेमेंट करना पड़ेगा इनको एफआई 28 के अंदर, वो बनेगा आपका 30 से 35 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी लगभग यू कैन से 200% के आसपास में। अभी कितना जा रहा है? आई थिंक अभी इनका इंटरेस्ट कॉस्ट है लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास का, उस टाइम 30 करोड़ होगा तो वो बढ़ जाएगा आपका, तो आपका कुछ ना कुछ पैट खा जाएगा, राइट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट अभी कितनी 12 करोड़ रुपए के आसपास, वो भी आपकी बढ़ जाएगी। अब कितना डेप्रिसिएशन बढ़ेगा वो एक बार एक्चुअल नंबर आएगा तब पता लगेगा, बट मैं यहाँ पे जो मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रीज्यूम नंबर यहाँ पे अज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास में डेप्रिसिएशन हो सकता है एफआई 28 के अंदर। तो यदि मैं नंबर लेता हूँ तो इनका पीबीटी कितना बनेगा? इनका पीबीटी बनेगा वही लगभग 210 करोड़ रुपए के आसपास में। और पैट कितना बनेगा? पैट बन सकता है लगभग वही 160 करोड़ रुपए के आसपास में, और लगभग ये मैंने यहाँ पे नंबर कैलकुलेट, मतलब एक रेंज ले लो 150, 155, 160, 165 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप देख लो एफआई 28 का प्रॉफिट का पोटेंशियल है इस कंपनी का, मे बी एफआई 28 का 160 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप देख लो यदि एफआई 28 में बुल मार्केट होता है तो इनको क्या पी रेशियो मिल सकता है, उसके बेसिस पे हम लोग बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगेन जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है ना, इसके अंदर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि यार यदि सपोज उनका प्लांट टाइम पे लाइव नहीं हुआ, किसी प्लांट में आग लग गई है, मैनेजमेंट ने जो डिमांड का तो अच्छा अपना आउटलुक दिया, बट डिमांड नहीं आई तो क्या हुआ? बहुत सारे यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, तो उन रिस्क को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, राइट। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लाइक हम लोग कुछ कैलकुलेशन करें तो रफ बेस पे वो सारे कैलकुलेशन कर लें। रिस्क फैक्टर हमेशा हमें हमें हर चीज को दिमाग में रखना चाहिए, बिकॉज रिस्क फैक्टर में हमारे दिमाग में होता है तो फिर हम लोग ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते उस बिजनेस पे, राइट।
तो ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल ज़रूर याद रखनी है, उसी के बेसिस पे जो भी आपको अपना डिसीजन मेकिंग जो भी है, उसी के बेसिस पे आपको अपना कंसिडरेशन यू कैन से बाकी की कैलकुलेशन करनी है। अगेन लाइक इन समरी लाइक ये जस्ट मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी विंटेज कॉफी के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज़ ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से इंडिपेंडेंट लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी, क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।